तो हेलो गाइस, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के पीछे तक पार्ट लगा था। इस बार हम प्रोकैरियोटिक सेल से शुरू करेंगे। एंड जिसने पिछले वाला पार्ट नहीं देखा है वो एक बार उसको देख ले। और इसके लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट में बिल्कुल ये बताऊंगा जहाँ पर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एंड इसके शॉर्ट्स नोट्स होंगे, माइंड मैप होंगे, वो सब आपको लेना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एंड हर एक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी की समझें, क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है पूरा। देख सकते हैं जैसा कि नीट 2024 का पेपर बहुत शॉकिंग था। 640 वाले मार्क्स वाले बच्चे को नीट का एमबीएस सीट मिलना मुश्किल है। तो इस हिसाब से एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इस समय एक एक नंबर पर हज़ार रैंक बन रही है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोन सब जीव मिलते हैं। मतलब इसके एग्जांपल दे रखे हैं जी। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसके अंदर जीवाणु पैदा, नीलहरी शैवाल पैदा, माइक्रोप्लाज्मा पैदा और पीपीएलओ पैदा है। जिस सब इसके एग्जांपल दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है, मतलब छोटी होती है और बहुत तेजी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न है। इनके अंदर सबके अंदर आकार बहुत भिन्न होता है। जैसे हमारी यूकेरियोटिक कोशिका आकार में बराबर होती हैं, बट इसमें जो बहुत भिन्न होती हैं। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, 4 प्रकार के आकार होते हैं। जैसे दंडाकार मतलब बेसिक दंडे की तरह, जैसे पेन है हमारा, ये इसी में क्या होते हैं। अगर इसके आपको पूरे एग्जाम्पल देखने तो एनसीईआरटी की 11 एनसीईआरटी इसी किताब में चैप्टर दूसरे में मोनेरा जगत में दे रखा है। सारे इसके एग्जांपल दे रखे हैं। मैं चाहूँ तो अभी दिखा दूँ आपको। गोलाकार होता है, कोकस मतलब कोकल, मतलब गोलाकार मतलब बॉल कितना होगा। कोसावकार मतलब क्वेश्चन जैसा नहीं, मतलब क्वेश्चन जैसा जो क्वेश्चन बच्चे लग के आता है वैसे बना होगा। सिर्फ लगा होता है सांप जैसा, सांप स्पाइरल होता है वैसे होता है। आपको मैं दिखा देता हूँ जरा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ जिसमें ये एनसीईआरटी के चित्र बने हुए हैं जो कि चैप्टर 2 में दे रखे हैं। इसके आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आकर मैं आपको, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है, उससे आपको अंदाजा लगता है कैसे कैसे आकार के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो है इसमें जो है कोकाई मतलब गोलाकार, बेसिलस मतलब जो है अंडाकार, जो स्पाइरल मतलब सांप जैसे स्पाइरल, और मतलब कोमाकार होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क इतना। तो आइए अपने उस वाले टॉपिक पर आते हैं। ये सब है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद भी एक होता है। बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, उनका जो कार्य और आकार में बहुत भिन्नता होती है। मूलभूत संगठन लेकिन समान होता है। मूलभूत संगठन समान होता है, आकार व कार्य में विभिन्नता के कारण भी। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर। इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोप्लाज्मा कोशिका नहीं होती, बाकी सभी मोनिरा जगत में, वो मोनिरा जगत में प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली, कोशिका व्यक्ति होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म होता है एक तरल मैट्रिक्स के रूप में, एक मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें कोई भी स्पष्ट विभाजक केंद्र का नहीं पाया जाता है, कोई केंद्र नहीं होता। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। अनुवांशिक पदार्थ होता है मुख्य रूप से नग्न होता, मतलब नग्न होता, खुले पड़ जाता, केंद्रक झिल्ली द्वारा बना हुआ परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वर्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है। इन डीएनए वर्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट संरक्षण को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिरोधी है। इसमें यह बता रखा कि एक डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया है जो कि गोलाकार होता है और एकल गुणसूत्र होता है और डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। और जीवाणु में ये विशिष्ट लक्षणों को दिखाता है और ये इसका एक कार्य प्रतिरोधियों के पीछे प्रतिरोधी होता है। इसके आगे चलते हैं अपने। इसमें जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, आप उस कक्षाओं में पढ़ेंगे प्लाज्मिड डीएनए वर्त जीवाणु का बाह्य डीएनए के साथ रूपांतरण के पुनरुत्पादन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा केंद्रक झिल्ली जो होती है हमारी, वो किस में पाई जाती है, यूकेरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतःविशिष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विविध आकार में मिलती है जिसे म्यूजोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्गत होते हैं। इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकेरियोटिक में पाई जाती है और राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई सा भी अंग नहीं पाया जाता जो यूकेरियोटिक के समान हो। और प्रोकैरियोटिक में कुछ अंतःविशिष्ट पंज पाए जाते हैं जिनमें कुछ चीज़ें भरी रहती हैं और इनमें एक कोशिका का विविध आकार होता है जिसे म्यूजोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। यूकेरियोटिक में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके समान कार्य करता है। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्गत होती है। कोशिका झिल्ली होती है उसके अंतर्वलन ही ये बनाते हैं, जैसा कि इसमें बता भी रखा है ना। हाँ, और इसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी यहाँ पर, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में आकार भिन्न होने के कारण भी परंतु उनका संगठन समान रहता है। ये याद रखना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखते हैं इसमें, देखो कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है, याद रखना। जो इस लाइन से क्वेश्चन हो सकता है, बहुत से बच्चे इस लाइन पर मिस कर देंगे। एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है, रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। कितनी 3 स्तरीय बनाते हैं, जैसे कि बाह्य परत, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं,
जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति होती है, फिर कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली होती है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर कोशिका भित्ति, उसके अंदर जीवद्रव्य झिल्ली। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक, और जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक। इसमें यह बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो हमारी, उसमें कोशिका आवरण 3 स्तर का रहता है, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ये तीनों एक सुरक्षा की इकाई के रूप में कार्य करते हैं और प्रत्येक परत का एक अलग कार्य भी होता है। और हमारा जीवाणु जो होता है उसमें कोशिका आवरण के रूप में भी 2 प्रकार के आवरणों में जीवाणु में बांटा जाएगा। एक ग्राम पॉजिटिव जिस पर रंग रहता है, और ग्राम नेगेटिव जिस पर रंग नहीं रहता है। जो ग्राम नेगेटिव होता है जो 2 लेयर का बनाता है, ये ओनली 1 लेयर का बनाता है, जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। यह है लिपोपॉलीसैकेराइड, यह है पेप्टिडोग्लाइकन का 2 का बनाता है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आप चाहें तो लग सकते हैं, वरना नीट में इस चीज़ से क्वेश्चन नहीं मिल सकता इन टॉपिक से, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा लिखा, लेकिन हाँ इस पैराग्राफ से जरूर बनेगा। और ये भी बता देना ये संक्रमण करता है, ये भी एक एक्स्ट्रा बात है कि संक्रमण करता है। ठीक है, आइए आप आगे पैराग्राफ पर चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न भिन्न होती है। कुछ में ये झिल्ली आयतन जिसे अवपक कवक कहते हैं, और दूसरों में मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसे संपूतिका के कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, वह सख्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने से निपातित होने से बचाती है। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना को मोटाई को भिन्न भिन्न होती है, जिनमें ये ढीली होती है उसको कहते हैं अपक परत, और जिसमें जो मोटी होती है उसको कहते हैं संपूतिका, और कोशिका भित्ति होती है वो संरचनात्मक भूमिका अदा करती है, उसको फटने से बचाती है, जैसे कि हमने बता रखा। और देखो जीव द्रव्य प्रकृति में यहाँ पर सब में हिंदी की एनसीईआरटी में मिस्टेक होगी कि लिखा है यहाँ पर वर्णनात्मक नहीं, यहाँ पर वर्णनात्मक नहीं है, यहाँ पर चयनात्मक। जीव द्रव्य झिल्ली प्रकृति में चयनात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य आवरण वातावरण में संपर्क बनाने में सक्षम होती है। इसके अनुसार ये झिल्ली यूकारियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य की कोशिका में फैलाव से बनती है। तो मैं आपको बताऊँ तो इस लाइन से ये झिल्ली यूकारियोटिक झिल्ली जैसी ही होती है। इसमें एक साल नीट में PYQ भी आया था, इसमें जिसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो यूकैरियोटिक और प्यूरोकैरियोटिक में सेम है, जिसमें बहुत से बच्चे राइबोसोम लगा के आ गए थे। राइबोसोम नहीं है, क्योंकि राइबोसोम प्यूरोकैरियोटिक में 17S पाया था और यूकैरियोटिक में 80S पाया था। लेकिन हमारी कोशिका झिल्ली जो होती है वो उसका सही आंसर था, वो दोनों में सेम पाई जाती है। और कोशिका आवरण कोशिका झिल्ली ही बाह्य कोशिका के बाहर के जो वातावरण है उससे संपर्क बनाए रखने में सहायक होती है, वही बनाती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, जो कि एक तरह का पावर हाउस की तरह कार्य करता है। ये फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होती है। पुटिका, पटलिका और नलिका का कहना है, पुटिका मतलब थोड़ा पुटिका जैसा होता है, गोल सा ऐसे फैलुआ हुआ होगा, जैसे ऐसे मेरे हाथ हैं ऐसे फैलुआ होगा। और नलिका का होगा तो नलिका जैसे उंगली है ऐसी फैलाव होगा, और पटलिका मतलब थोड़ी और लंबी होगी। कोशिका भित्ति निर्माण DNA प्रकृति वे इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसनीय क्रियाएं जीव द्रव्य झिल्ली के प्रक्षेत्र अन्य मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकीय लवक कहते हैं, और इसे वर्णक होते हैं। मगर आपको बताऊं जो मीजोसोम को मैंने बता दिया पावर हाउस कहते हैं। इसके ये सब कार्य लिखे हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका काम तो केवल पावर हाउस होता है, लेकिन इसका काम पावर हाउस के अलावा भी कोशिका भित्ति का निर्माण करना, DNA को बनाना, रिप्लिकेशन करवाना, फिर श्वसन करवाना, जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम होता है, उसका एंजाइम की मात्रा को बढ़ाना, ये सब कार्य होते हैं। मैं कह रहा हूँ इस सब कार्य को एक पेज में एक लाइन पे लिख लीजिए, जिसको याद करने में आपको सहायता मिले, वरना ये बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत से बच्चे इन कार्यों को भूल जाते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ नीट में इसी चीज़ से क्वेश्चन बनता है, और इसमें ऐसे हैंडलाइटिंग कर दूँगा और जिसमें बताएंगे नहीं क्या लिखा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता रखा है कि नील हरित जीवाणु जो होते हैं उनमें एक अलग तरह के कोशिका बनन पाए जाते हैं, जिनमें वर्णक पाता है, जो कि प्रकाश संकलन में सहायता होता है, इसलिए कहते हैं इनको वर्णक पाते हैं। इसको कहते हैं वर्णनीय लवक, किसमें पाते हैं? ओनली नील हरित जीवाणु में। ये इंपॉर्टेंट बात है। जीवाणुओं कोशिकाएं चलयमान या अचलयमान होती हैं। चलयमान मतलब चल सकती हैं, या अचलयमान क्या नहीं चल सकती हैं। यदि वह चलयमान होती हैं तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। तो याद रखना, देखो क्वेश्चन है ना, इधर ही से होता है, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशविका कहते हैं। कशविका क्या है? कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना कहते हैं। जीवाणुओं में कशविका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है। जीवाणुओं में कशविका का संख्या और विन्यास क्रम भिन्न भिन्न होता है, हर किसी में अलग अलग होता है। जीवाणुओं कशविका फ्लैजेली 3 भागों में बताता है, एक तंतु, एक अंकुश, एक आधारिका। आधारिका जहाँ से ये निकलता है, तंतु जो उसका फैला हुआ पार्ट होता है, और अंकुश वो होता है जो जिससे बीज का पार्ट होता है, अंकुश। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए ये हमारे कोशिका झिल्ली है, इससे ये हमारा आधारिका होगा, ये हमारा अंकुश होगा, और ये हमारा तंतु होगा जो हमारा बाहर को आया। यही हमारे कोशिका चलने में सहायता करेगा। ये पूरा कशविका का पार्ट है, आपको बता दिया मैंने ना। हाँ, हम देखें तो
तंतु तंतु का सभी का सबसे बड़ा भाग होता है। मैंने अभी जैसे बताया भी था, जो तंतु होता है सबसे बड़ा भाग होता है, तंतु सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला हुआ होता है। मैंने जैसे बताया था, कुछ जीवाणुओं, अभी थोड़ा कर लें, जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम, झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। तो नीट में पीवाई को बना था जिसमें यही क्वेश्चन बना था कि रोम और झालर क्या गति में सहायक होते हैं। तो बहुत से बच्चे लगा के आ गए थे, क्योंकि रोम और झालर नाम ऐसे हैं जो कि ऐसे लगता है जैसे गति में सहायक होते हैं, लेकिन नहीं, याद रखना ये गति में सहायक नहीं होती। मैं तो ऐसे अभी आपको मैं वीडियो अभी ऐसे थ्रू दे रहा हूँ जिसमें मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलते रहेगा, मैं एक अच्छा कैमरा लूँगा, अच्छी स्लाइड लूँगा जिसमें मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो आप सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़ मुझे, जिसमें मैं आपको अच्छे से कैमरे से पढ़ा सकूँ। फिर मैं आपको अपना फेस भी रिवील कराऊंगा और फिर आपको जहाँ तक कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। रोम और झालर वो इनकी गति में सहायक नहीं होती हैं। और आपको नीट संदर्भ 25 की कोई टेंशन नहीं लेनी है कहाँ से बायोलॉजी पढ़नी है। मैं आपको फुल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर पूरी कराऊंगा, क्योंकि मैंने खुद नीट संदर्भ 24 पेपर दिया है। रैंक थोड़ी ऊपर चली गई तो मेरे जिस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बट मैं इस साल भी तैयारी कर रहा हूँ। और इस साल में आपको जो मैंने क्वेश्चन लगाए थे जिससे मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे, वो सब आपको मैं लाइन बाई लाइन बताऊँगा और दिखाऊँगा भी आपको। तो आप मेरे संग बने रहिए, इसमें कोई सी बायोलॉजी की टेंशन लेना जरूरी नहीं है। अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कर दीजिए। तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। जी, गति में सहायक नहीं होते। रोम लंबी नलिका संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुशोक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर बड़े होते हैं, परिवर्तित मतलब बड़े होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों पोषक तत्वों से चिपकने में सहायता होते हैं। यहाँ पर ये समझे, रोम जो होते हैं हमारे वो लंबे होते हैं। लंबे मतलब कैसे, लंबे लंबे होते हैं। जैसे हमारा जो जीवाणु की सेल है, जो हमारे माना जीवाणु की ये सेल है, ये सेल हमारे ये केंद्र का। तो इसमें ये जो हमारे ये हमारे रोम है, जो हमारे ये झालर है। झालर कैसे छोटे छोटे होते हैं, लघु सूप की तरह। लघु मतलब छोटा और सूप मतलब सुई की तरह होते हैं, लघु सुई की तरह होते हैं। और ये कहते हैं कुछ में ये बड़े भी होते हैं और बाहर क्यों निकले हुए होते हैं। रोम लंबे नलिकार होते हैं और ये कहते हैं चिपकने में सहायता करते हैं, किसी भी चट्टानों से पोषक तत्वों से चिपकने में सहायता करते हैं, पानी की धाराओं में। राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 इकाइयाँ में 50 व 30 एस की बनी होती हैं, जो आपस में मिलकर 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है, जिसे आपको पता है। और बहुत से राइबोसोम एक संदेश भाग आरएनए से समृद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुसूत्र या बहु राइबोसोम कहते हैं। बहु राइबोसूत्र का राइबोसोम संदेश भाग आरएनए से समृद्ध होकर प्रोटीन का निर्माण भाग लेता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होती है झिल्ली जोड़े रहता है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट बात झिल्ली जोड़े रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। तीसरा बात 70 एस पर रहता है, जिसमें 50 से 30 एस की उप-इकाइयाँ होती हैं। और इसमें बहु राइबोसोम रहता है, बहुसूत्र रहता है, जो कि आरएनए से संदेश भाग एमआरएनए मतलब एमआरएनए से समृद्ध होकर राइबोसोम मिलता है और बहुसूत्र बनाता है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे कि आपको दिखा सकता हूँ, जैसे माना ये एमआरएनए है तो इस पर ये राइबोसोम लगा रहता है, हाँ, जिसको कहते हैं बहुसूत्र का बहु राइबोसोम। अब हमारा अंतर्विष्पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घेरे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े होते रहते हैं। हाँ, ये स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं एंड कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। इनमें कोई झिल्ली नहीं होती है और जो कोई कोशिका द्रव्य में जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वो पड़े जाते हैं। इसमें ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण देखें, फॉस्फेट कलिका, साइनोफाइसिन कलिका, ग्लाइकोजन कलिका। इसमें एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन उठ सकता है। गैस धानी होती है नीलहरी सेवालों में, बैंगनी जीवाणु में और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में मिलती है। क्या हमारी गैस धानियाँ भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें। आपको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एनसीडी का डायग्राम है। मैंने यहाँ पर सब कुछ पॉइंट बना दिया कि इससे जल्दी याद हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाता है। मैंने भी ये ट्रिक आजमाई है और मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, यहाँ पर एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई गौर नहीं करेगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो सब पढ़ते हैं, वो भी पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अपने पढ़ाते हैं एनसीडी ऑटो है, एनसीडी पढ़ाते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है। आप मेरे संग हो ना, तो जो मैं एक नीट जर्नी मैंने जो अपनी फील करी है ना, जो दिनों रात मेहनत करी है, उसको मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ। आप इसको अगर आप पूरी देख रहे हैं ना, मेरी जो नीट से संदर्भ 25 तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप 340 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। केंद्रिका केंद्रक के बीच में पाई जाती है। ये किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, जो केंद्रिका होती है हमारे केंद्रक के बिल्कुल बीच में पाई जाती है। और जैसे कि इसमें जंतु सेल में दिखा रखा है, केंद्रिका जो है हमारी केंद्रक के बिल्कुल बीच में पाई जाती है। और इसमें जो हमारा वो होता है जो है प्लांट सेल, और जो नीचे थी वो एनिमल सेल थी। जो इतनी बड़ी राजधानी होती है जो केंद्रक को साइड से ढका देती है। इसमें जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसमें अगर दोनों डायग्राम आ जाते हैं, एक जंतु सेल का एक एनिमल सेल का, एक डिफरेंस बता रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन सा है। क्या है, इसका जो केंद्रक होगा वो साइड में होगा थोड़ा, और इसका जो होगा वो बीच में होगा। अब यूकेरियोटिक कोशिका आती है यहाँ पर। सभी आदि जीव पादप प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विशिष्ट कक्ष युक्त हो जाता है। जैसे बहुत से अगर झिल्ली अंगक होते हैं तो हमारा जो
कोशिका होती है का जो कोशिका द्रव्य होता है वो ऐसा होता है कक्ष बने हों, कहीं कहीं कक्ष बने होते हैं, घर बने होते हैं, वैसे ऐसे होते हैं जैसे एक एक घर में कमरे हों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है, हाँ मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोश की कंकाल जैसी संरचना मिलती हैं, हाँ मिलती हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। याद रखना, सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, पादप जंतु भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है। पादप जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो और लवक और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी हमारी जंतु सेल में नहीं होती, लेकिन हमारी प्राणी कोशिकाओं में ये सब अनुपस्थित होता है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में हमारा तारकाय मिलता है जो कि सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, जो कि हमारा कोशिका विभाजन कराने में सहायता करता है। अब प्रत्येक कोश की अंग की संरचना व कार्यविधि अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कोशिका झिल्ली तक ही मैं इस पार्ट में बताऊंगा आपको, जो कोशिका झिल्ली आप पूरा कर देते हैं जरा। वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विशिष्ट रचना का ज्ञान संभव हो सका था। मतलब 1950 में हमारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी और उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली का अध्ययन करा। जिस कोशिका झिल्ली किसका अध्ययन करा, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त कणिकाओं का, रक्त कणिकाओं का मतलब समझे आप, आरबीसी का लाल रक्त मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसका, बल्कि जैसे कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का झिल्ली में रासायनिक संगठन के आधार पर झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी है। अध्ययनों के बाद ही इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है कोशिका झिल्ली? मुख्यतः लिपिड की व प्रोटीन की बनी होती है। ये बात रखना कि कोशिका झिल्ली हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कि इन्हीं देखो देखने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन उठता है ना। तुम नीट संदर्भ 24, नीट संदर्भ 23, नीट संदर्भ 22 किसी का पेपर ले लो, इन्हीं छोटी छोटी लाइनों से पेपर बनता है। और इसमें जो भी लिखा प्रमुख लिपिड कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। देखो देखने में आता है एनसीईआरटी कहते हैं आप बहुत ही कम दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन देखना चाहते हो बहुत ही डीपली दे रखा है, वो भी बहुत छोटी छोटी बातों में बता रखा है, जो दो सतह में विकसित होती है। लिपिड झिल्ली के अंदर विकसित होता है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, जल बिंदु सिरा पीछा अंदर की ओर होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि संतर हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। तो इसका मैं अगर आपको पूरा पैराग्राफ का समझ दूँ तो देखिए कहना था, लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड के पैदा दो सतहें पाई जाती हैं इसकी, और लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है। लिपिड जो झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होता है और ध्रुवीय सिरा बाहर की होता है, उसको जो ध्रुवीय सिरा बाहर की होता है, और जो जल भीरू सिरा होता है वो अंदर की होता है। जो जल को पसंद नहीं करता है वो अंदर सिरा होता है लिपिड का, और जो जल को पसंद करता है दूसरा सिरा लिपिड का वो बाहर की ओर होता है। अध्रुवीय पूंछ कहते हैं उसे कहते हैं पूंछ जो अंदर की होता है, जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। जैसे आपको मैं अगर चित्र बनाकर दिखाऊं इसमें, तो इसमें अगर आपको मैं चित्र बना के दिखाऊं तो इसमें ऐसे चित्र बना सकते हैं हम। जैसे माना ये कोशिका, मतलब ये कोशिका झिल्ली है, और इसमें ऐसा करके बन सकते हैं ना, हाँ ये कोशिका झिल्ली का हमारा चित्र है, जो कि रियल चित्र है। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थी उसकी सहायता से देखा गया था। ये कोशिका झिल्ली हमारी, जिसमें ये हमारे लिपिड है, ये भी हमारे लिपिड है। ये है ध्रुवीय सिरा और ये अध्रुवीय सिरा, जो कि पूंछ कहलाती है। यह है पूंछ, यह है ध्रुवीय सिरा, ये अध्रुवीय सिरा, एंड जो है वो जल से सुरक्षित है, क्योंकि जल तो यहाँ पर पाएगा, तो ये जल से प्यार करता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं, और ये जल से नफरत करता है, जल भीरू सिरा। बाद में जैव रासायनिक अनुसाधनों से यह स्पष्ट हो सका कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है विभिन्न कोशिकाओं। तो बाद में रासायनिक अनुसाधनों से, यहाँ पर ये भी बात रखना कि बाद में रासायनिक अनुसाधनों से भी स्पष्ट हो सका है, ठीक है। बाद में रासायनिक अनुसाधनों से भी, जैव रासायनिक अनुसाधनों से भी स्पष्ट हो सका है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में लिपिड व प्रोटीन का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु ईरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% लिपिड होता है, प्रोटीन होता है सॉरी, और 40% लिपिड होता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर वे दो अंगभूत प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन भागों में व्यक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है। परिधीय प्रोटीन कैसे होता है? हमारा झिल्ली की सतह पर होता है, जिसका परिधि में मतलब पता चल रहा है परिधीय मतलब झिल्ली पर पाया जाने वाला। जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। तो अंगभूत प्रोटीन जो होते हैं वो झिल्ली में धसे रहते हैं, परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सामने रहते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत मतलब सबसे अच्छा नमूना 1972 में सिंगरबल नकुलसन ने दिया था। वो भी 1950 में सूक्ष्मदर्शी आई थी उसके अध्ययन के बाद दिया था, द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था, जिससे तरल कृमि नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। तरल कृमि नमूना, इसके अनुसार लिपिड के अतरी प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड ध्रुवीय सतह के भीतर फास्ट भी गति करते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसी तरलता पर निर्भर करती है। मैं आपको इसको समझ देता हूँ। तो इसमें यह बता रखा है जो हमारा कोशिका झिल्ली है इसकी जैव रासायनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो चुका है। भिन्न भिन्न कोशिकाओं में अनुपात जो होता है वो भिन्न होता है, किसका? लिपिड और प्रोटीन का। जैसे आरबीसी में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड है। दो अंगभूत प्रोटीन पाए जाते हैं, परिधीय प्रोटीन पाए जाते हैं। एक हमारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कोशिका झिल्ली के
ऐसे प्रोटीन होते हैं यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली के परिधि पाए जाते हैं, बाहरी झिल्ली पे कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे को कहते हैं परिधि प्रोटीन, जो होते हैं परिधि प्रोटीन, और जो अंदर पाए जाते हैं इनको कहते हैं अंगूर प्रोटीन। अब ये भी दो तरह के होते हैं कि एक तो होंगे पूरे धसे हुए इसके अंदर, एक होंगे थोड़े थोड़े धसे हुए, तो ये भी दो तरह के होते हैं। और इसमें ये जैसे बता रहा 1972 में सिंगापुर निकोलसन ने दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और तरलता पर निर्भर करता है, ये भी बहुत है कि पास में गति जो करते हैं हमारे प्रोटीन को किस पर निर्भर करता है, तरलता पर निर्भर करता है, जिसके यहाँ पर मैंने लिखा था लिपिड होता है वो फ्लिप प्रॉप गति करता है, जो कि नील का 1 साल का पीवाई क्यू है, और जो प्रोटीन होता है फ्लिप प्रॉप गति नहीं करता है। और इसको अगर मैं आपको याद करने के दूँ तो बहुत से बच्चे जो भूल जाते हैं कि 40% लिपिड की 52% प्रोटीन था, तो भूल जाते हैं। तो मैंने इसके लिए फिर बनाइए, आप लिपिड को कैसे लिखते हो, लिपिड मतलब ऐसे बनाते हो ना, तो इसका अगर ऐसा कर दो तो 40% हो जाएगा, और प्रोटीन मतलब 5 मतलब 52%, आप याद रख सकते हैं इससे। तो एंसर का जैसे डायग्राम भी दे रखा है इसमें सब चीज़ बता रखी है जी। हमारे परिधि प्रोटीन है, परिधि प्रोटीन मतलब बाहर की ओर जो प्रोटीन निकले हुए हैं, इस पर शर्करा लगी हुई, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसको भी, वो ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं इसको। और जो फॉस्फोलिपिड की 2 स्तर है, जिसमें मैंने जो दिखा रखा है, तो जो ऐसे है, जो इसमें जो है, देखो इसके अंदर पूंछ अंदर को, सिर बाहर को है, इसके अंदर आंशिक प्रोटीन होते हैं, कुछ होते हैं तो आंशिक प्रोटीन होते हैं, कुछ होते हैं प्रोटीन होते हैं, कुछ होते हैं पूर्ण आंशिक प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल भी दिखा रखा है इसमें। और इसमें जो सरकार निकली है, सरकारें दे सकते हैं आपको। एक इंपॉर्टेंट में अगर आपको लाइन बताऊँ ना, तो आप कहेंगे ना कि यार भाई यार कहाँ से इतना अच्छा पढ़ लो। मैंने इस लाइन एनसीईआरटी की हर एक लाइन को नोट कर रखा कि देख सकते हैं आप कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा वो कोशिका झिल्ली के बाहरी है, केवल कोशिका झिल्ली के बाहरी है, अंदर तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है भी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट देखने का है। और इसमें जो मैंने चित्र आपको समझा दिया है, आप नीचे आ सकते हैं, बस थोड़ा सा पैराग्राफ लगाया, फिर हम अपने अगले पार्ट की तरफ जाएंगे। झिल्ली की तरीकी प्रगति प्रमुख कार्य इसके जो हैं, कोशिका की वृद्धि करवाता है, अंतःकोशिकीय संयोजन बनवाता है, श्रवण करवाता है, अंतःकोशिकीय करवाता है, कोशिका विभाजन करवाता है। अब जब कोशिका झिल्ली की तरीकी प्रगति होती है, इसके क्या महत्वपूर्ण कार्य बनते हैं, जैसे जिस सब कार्य लिख रखे हैं इन सबको याद कर लेना। मैं आपको अगर अपना ओपिनियन दूँ कि इनसे अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर लिख रखा मैंने कुछ है इंपॉर्टेंट बात। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इथियोब्लास्ट जो है बाहर की ओर प्रोटीन से जुड़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल झिल्ली की परिधि पर होना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। जीव द्रव्य झिल्ली के सार्वत्रिक महत्वपूर्ण कार्य यह है, मैंने कि यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। देखो सार्वत्रिक महत्वपूर्ण कार्य ये है, देखो हमारा क्या है यहाँ पर लिख रहा है जीव द्रव्य झिल्ली का सार्वत्रिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, लिख सकता है। और यहाँ पर लिख रहा है कि महत्वपूर्ण कार्य यह है कि अणुओं का परिवहन होता है ना। हाँ, और ये झिल्ली इनके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए 4 इंच पार्क में होती है। मैंने लिख रहा है पीछे पीछे गलत बता रखा था, लेकिन यहाँ पर ने सही कर दिया है। और मैंने आपको बताया भी था कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली को होकर चले जाते हैं, जिसका निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रता परतता के अनुसार जैसे उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की और सांद्रण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इसी झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासन कहते हैं। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासन कहते हैं। क्योंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विस्तर से होकर नहीं जा सकता, उसे झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की भाग प्रोटीन की आवश्यकता है। देखो जैसे ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विस्तर से होकर नहीं सकता, तो क्योंकि ध्रुवीय अणु जो होते हैं जो कि अध्रुवीय लिपिड की द्विस्तर से नहीं जा सकते, वो झिल्ली की भाग प्रोटीन की आवश्यकता से जाते हैं। मतलब जो ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे जल हो गया, वो अध्रुवीय लिपिड की सहायता से नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं कुछ आयन अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवृत्ति के विपरीत, जैसा कि निम्न से उच्च की ओर होता है। हाँ, और इसी लाइन पर नीव 2023 में क्वेश्चन बनाया था, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा की आधारित प्रक्रिया होती है और इसमें एटीपी का उपयोग होता है। इसे सक्रिय परिवहन कहते हैं, जिसमें एटीपी का उपयोग करते हैं। एक पंप का रूप में कार्य करता है। एक पंप जैसे पंप ऊर्जा लेता है, फिर ऊर्जा फेंकता है, किस चीज़ को फेंकता है, वैसी ये ऊर्जा रूप में कार्य करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहा है सोडियम पंप और पोटेशियम पंप। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। मैं आपको ना लाइक को कह रहा हूँ आप इस लाइक करो, मैं कह रहा हूँ ना इसको वीडियो को कमेंट करो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ आप इसमें जो भी गलती निकले तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं उस पर काम करूँगा। मुझे ना आपके लाइक चाहिए ना आपके सब्सक्राइबर चाहिए, आप करो मत करो। अगर आपको अच्छा लगेगा आप कुछ करेंगे ना। मैं कुछ पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कर रहा हूँ। जो नीट का बच्चा मैंने बहुत जगह देखा, कहीं बहुत से सर नीट को केवल हवा में पढ़ा देते हैं कि खुद कहते हैं कि खुद ही पढ़ लो, लेकिन नीट ऐसी चीज़ है ना, नीट का जो आंसर ही ऐसी चीज़ है ना जो कि बाइबल जैसी है। इसके हर एक लाइन से क्वेश्चन उठना है। सर तो अपना पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन बच्चा जो नीट में कम नंबर आते हैं उसके जो बायोलॉजी वो इसी वजह से आते हैं कि वो एनसीईआरटी को अच्छी तरह से नहीं पढ़ता है। आप सोचते हो क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन इसी वजह से नहीं बनते कि आप एनसीईआरटी अच्छी तरह से नहीं बने। आप कितनी भी क्लास अटेंड कर लें, तब भी अगर आपने नीट की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, सही से नहीं पढ़ी है, तब भी आप 300 नंबर तो स्कोर नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मेरी आपने क्लास देखी तो मैं इतना 100% कह सकता हूँ कि आप 340 का 350 स्कोर कर सकते हैं। तो अगला आप पार्ट 3 में देखेंगे, जैसे कि लंबी वीडियो आती है तो सही नहीं जाती है। थैंक यू।